Good morning, students. Today we will discuss about factors determined in the magnitude of CFSC. तो आज हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो CFSC को अफेक्ट करते हैं। CFSC कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो CFSC को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिगेंड्स। इससे पहले हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की, कैसे क्रिस्टल स्प्लिटिंग होती है, कैसे उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, तो वो हमने स्टडी किया था। तो आज हम इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, CFSC को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स का नेचर है वो CFSC को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक वीक फील्ड लिगेंड्स। ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताई गई है। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग। वो किस बेस पे बनाई गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स और ज्योमेट्री, ये 4 फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं। एक सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसका अपना एक फील्ड है। एक सेंट्रल मेटल आयन है, इसका अपना एक फील्ड है। जब इस फील्ड के अंदर कोई लिगेंड, जब लिगेंड इसके अंदर एंटर करता है इस फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। इस सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके भी ऑर्बिटल है रास्ते में, इसके भी ऑर्बिटल है रास्ते में। जब ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल आयन की तरफ चलते हैं तो इसके जो लिगेंड्स होते हैं वो उनको, इनके पास भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, इनके पास भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो ये इसको रिपेल करते हैं। अगर उनके ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करेंगे तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है और यही क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग होती है। अब इसका मैग्नीट्यूड, जो जितनी एनर्जी से ये इसकी एनर्जी बढ़ेगी, जितनी एनर्जी इसकी बढ़ेगी वही CFSC उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। एक सेंट्रल मेटल आयन है, उसका फील्ड है, उसका फील्ड के अंदर लिगेंड एंटर करता है, ये लिगेंड है। इस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके भी ऑर्बिटल है रास्ते में, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये लिगेंड को, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसके पास जाता है, तो जैसे ही इसके सामने आता है तो इसको रिपेल करता है और उसी रिपल्सन से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वही CFSC होती है। तो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो इसका नेचर, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका नेचर ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं और वीक क्या होते हैं। एक तो इसका नेचर, दूसरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तीसरा इसका नेचर, इसका नेचर ये कैसा जो मेटल आयन है वो 3D है, 4D है, 5D है, इसका नेचर। और जो लास्ट वाला है वो लिगेंड कितने आएंगे, लिगेंड कितने आएंगे यानी ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री। तो ये इतने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, सबसे पहला एक सेंट्रल मेटल आयन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक फील्ड है, उसके अपने ऑर्बिटल है। जब उसके फील्ड के अंदर कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर होते हैं, तो वो उसके अंदर एंटर करता है, तो सेंट्रल मेटल आयन उसको अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन के कारण से जब वो उसकी तरफ चलता है तो उसके ऑर्बिटल रास्ते में आते हैं, उनको वो रिपेल करता है, रिपेल करने से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वही CFSC होती है। तो CFSC कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो इसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और इसी कारण से CFSC ज़्यादा होगी। दूसरा इसका नेचर, अभी कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो स्ट्रॉन्गली ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता, कुछ लिगेंड को तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता, कुछ को इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द लिगेंड्स के ऊपर। अब लिगेंड्स देखो क्या करते हैं लिगेंड्स।
एक तो ऐसे लिगेंड्स जो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं, जो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे CN है, जैसे CO है, इसमें कार्बन ने इनके साथ बॉन्डिंग तो की है, कार्बन ने इनके साथ बॉन्डिंग की है, कार्बन ने इनकी आपस में बॉन्डिंग है। और ये इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं इनको कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है। डोनर तो कार्बन, देखो CN है, अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन दे दिया है सेंट्रल मेटल आयन को, तो डोनर तो सिग्मा डोनर है, लेकिन जो ये एक्सेप्टर है वो पाई एक्सेप्टर है, जो उस लिगेंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ होते हैं। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है। जो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं उनका मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है। और जो मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है तो एक बॉन्ड तो उसने बनाया वीक, आसानी से, इतनी आसानी से उसके पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, जैसे ही दिए तो साइड से उसने ले लिए। तो जो मल्टीपल बॉन्डिंग का जिसका नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और इसीलिए जो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई नेचर के ऊपर बेस करके। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? उसके बाद होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, उसके बाद होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग, और उसके बाद होते हैं हेलोजन। जिन लिगेंड्स के अंदर कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि इनकी मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर स्ट्रॉन्ग होता है। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग, फिर हेलोजन कंटेनिंग। हेलोजन कंटेनिंग वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ये इन बिटवीन होते हैं उनके बीच में। तो इस टाइप से एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। हेलोजन में भी देखो, हेलोजन में भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें ये तीन सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सारे ही वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है? जिसका साइज छोटा होगा, जिसका स्मॉलर साइज होगा, चार्ज डेंसिटी जिसके ऊपर ज़्यादा होगी, स्मॉलर साइज होगा, तो वो सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक आसानी से चला जाएगा। तो इनमें जिसका साइज छोटा है, चार्ज तो एक जैसा साइज छोटा है, वो सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक ज़्यादा चला जाएगा, तो वो उसके कारण CFSC ज़्यादा होगी। उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, सबसे कम होगी वो आयोडीन की होगी। अगर हेलोजन में हम पढ़ें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देखें तो हेलोजन की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं हमेशा ही, और जो हेलोजन होते हैं वो हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनका मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एक से ज़्यादा बॉन्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके नज़दीक ज़्यादा जाएंगे, टाइटली हेल्ड होते हैं, तो इसलिए उनकी CFSC ज़्यादा होती है। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख भी सकते हैं। दूसरा जो फैक्ट करता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अभी हम मैग्नीट्यूड, CFSC कितने मैग्नीट्यूड का होगा, कम होगी, CFSC ज़्यादा होगी, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? पहला जो फैक्टर होता है नेचर ऑफ द लिगेंड को सेंट्रल मेटल आयन अट्रैक्ट करता है, वो कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो पढ़ेंगे, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। दो फैक्टर हैं, एक तो जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा नज़दीक जाएगा और उसके कारण से CFSC ज़्यादा होगी। दूसरा जिसका साइज स्मॉल है, अगर सेम के देखें हेलोजन के केस में जैसे हम देखें तो जिसका साइज स्मॉल है, तो हेलोजन में जो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उनका नेचर ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे कार्बन कंटेनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग, फिर हेलोजन कंटेनिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, एक Fe2+ है और एक Fe3+ है, एक Fe2+ है, एक Fe3+ है। किसका पॉजिटिव फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा?
2+ का या 3+ का, साइज इक्वल है, इस साइज के ऊपर 2+ है, इसी साइज के ऊपर 2+ है, इस साइज उतने उससे थोड़ा स्मॉल साइज है बल्कि, और उसके ऊपर 3+ है, उससे भी स्मॉल साइज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने से साइज डिक्रीज होता है। तो ये इससे भी स्मॉल साइज और चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लिगेंड्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो वो उसके रास्ते में जो ऑर्बिटल जाएंगे उनको रिपेल करेंगे, और इस कारण से CFSC ज़्यादा होगी। तो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा है तो CFSC ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उस फील्ड के अंदर जब लिगेंड आएंगे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, और इस कारण से CFSC ज़्यादा होगी। तो दूसरा फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। तो तीसरा फैक्टर है, इसको जो इफेक्ट करता है वो है टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। पहला फैक्टर लिगेंड्स का नेचर, लिगेंड्स कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कैसे पता लगेगा, जो कार्बन कंटेनिंग है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नाइट्रोजन उससे वीक है, ऑक्सीजन उससे वीक और सबसे कम है हेलोजन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इस कारण से ऐसा होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की ज़्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्गली ट्रैक करेगा, तो उसके रास्ते में आएंगे तो उसको ज़्यादा पुश करेंगे, तो CFSC कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल। इस बात से हमारा क्या मीनिंग है, टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की टाइप से हमारा क्या मीनिंग है, देखो डी ऑर्बिटल 3 टाइप से हम डिस्कस करेंगे अब। एक 3D, एक 4D और एक 5D। 3D, 4D और 5D। 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है और 4D सीरीज का है और 5D सीरीज का है, सेम उसी ग्रुप के अंदर है, लेकिन 3D से 4D वाले की जो CFSC होगी वो ज़्यादा होगी। 3D से 4D पे जाएंगे तो CFSC 30% से 50% ज़्यादा होती है, 30% से 50% तक, 30 से 50% इंक्रीज हो जाती है CFSC। 3D से 4D पे जाएंगे, 3D से 4D पे जाएंगे तो इंक्रीज हो जाती है CFSC। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो 3D से 4D पे जाएंगे, एक हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, साइज डिक्रीज हो जाता है। 3D से 4D पे जाएंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड्स बीच में आ जाते हैं, और वैसे भी 3D से 4D पे जाएंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से साइज लगभग उसका डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डी सब सेल बीच में आएगा, डी आने से और एफ आने से उसके साइज में डिक्रीज हो जाता है। 4D से 5D पे जाएंगे, इसके अंदर होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। 3D से 4D पे जाएंगे, 4D से 5D पे जाएंगे तो इसमें होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इनका साइज लगभग एक जैसा रहता है। यानी कि 4D से 5D पे जाएंगे, 4D से 5D पे जाएंगे तो CFSC लगभग उतनी ही रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी। इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, 4F बीच में आ जाता है, उसके कारण से साइज जो बढ़ता है वो डिक्रीज कर देता है, साइज को डिक्रीज कर लेता है, जो सेल बढ़ने से साइज बढ़ता है उसको डिक्रीज कर देता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। तो 4D से 5D पे जाएंगे, 4D से 5D पे अगर हम जाएंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, CFSC लगभग वैसी रहेगी। अगर 3D से 4D पे जाएंगे तो जितना साइज बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस कारण से जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से CFSC बढ़ जाती है। तो 3D से 4D पे 30 to 50% बढ़ती है, और 4D से 5D पे लगभग सेम रहती है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका। कोबाल्ट है, NH3 है, और इसके ऊपर 6 है और इसके ऊपर 3+ चार्ज है। इसके बाद उसी ग्रुप में रोडियम है, इसके ऊपर ये भी लिगेंड सेम है, NH3 6 है, और इसके ऊपर भी 3+ चार्ज है। और इसी ग्रुप में इरिडियम है नीचे, और उसके साथ भी NH3 है, वही लिगेंड है वही चार्ज है, वही लिगेंड है और वही चार्ज है। अब देखो इनकी CFSC देखते हैं हम।
3D से 4D पे जाएंगे CFSC ज़्यादा बढ़ती है, 4D से 5D पे जाएंगे लगभग सेम रहती है। देखो इसके अंदर है ये 3D है, ये 4D है 6 और ये 5D 6 है। इसकी CFSC है इतने सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी CFSC है इतने सेंटीमीटर इनवर्स और इसकी CFSC है इतने सेंटीमीटर इनवर्स। तो 3D से 4D पे गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ज़्यादा इंटरेक्ट कर जाता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर जाता है और इसीलिए उसकी एक बार देखो ज़्यादा बढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये डिफरेंस होता है 3D से 4D और 4D से 5D जाने में। इसके बाद है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड जाते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें 6 लिगेंड जाते हैं। तो CFSC किसकी ज़्यादा होगी? जितने ज़्यादा लिगेंड आएंगे उतनी ज़्यादा रिपल्सन करेंगे और उसके कारण से उनकी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो लगभग जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 4/9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से लगभग उनकी हाफ होती है। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उनके अंदर 6 लिगेंड्स होते हैं जो अप्रोच करते हैं, रिपल्सन भी 6 लिगेंड ही करते हैं। इसके अंदर 4 लिगेंड होते हैं जो रिपल्सन करते हैं। तो जो 6 लिगेंड है उनका रिपल्सन ज़्यादा होगा 4 लिगेंड के कंपैरिजन में और इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSC होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये CFSC का कैसे हम डिटरमाइन करते हैं मैग्नीट्यूड को, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 फैक्टर हमने बताए। पहला फैक्टर हमने बताया कौन कौन से लिगेंड्स का नेचर, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, उसके ऊपर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा होगी और कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कम होगी। जो तीसरा फैक्टर अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक तो ज्योमेट्रिक ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का और एक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल। जो 3D है, 4D है, 5D है। 3D से 4D पे ज़्यादा बढ़ जाता है और 4D से 5D पे कम बढ़ता है। तो ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू।